तो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम किसी को प्रे करते हुए देख रहे होते हैं जो कह रहा होता है, प्लीज मुझे आशा है गॉड कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर किसी तरह से ना हो, सारे चीज़ें शांतिपूर्वक जाए और उस विनाशकारी शक्ति पर थोड़ा सा दया डाले ताकि वह कहीं किसी को पीड़ा ना पहुँचाए। और हम देखते हैं अली होता है जो प्रार्थना कर रहा होता है कि आमीताभा उस राक्षस को सभी लोगों को सुरक्षित रखने की भावनाएं दें। और हम दूसरी ओर देखते हैं इसकी प्रार्थना का कोई काम नहीं हो रहा होता और वहाँ धमाके हो रहे होते हैं और उस बैंडेड वाले एरिया के जितने बाउंड्री होते हैं वे सभी टूट रहे होते हैं। और हम देखते हैं उनके एरिया में काफ़ी सारे स्वॉर्ड स्लेश चले जा रहे होते हैं और इन सारे स्वॉर्ड स्लेश को चलते हुए देखकर यूनो हैरान होता है, अपने मन में कहता है कि अंत में मेरी विनती के बावजूद भी यह डीमन उन सभी को मारने पे तुला है। और वह बहुत ही तेजी के साथ दौड़ते हुए कह रहा होता है कि ओए तुम डीमन, उन सभी को छोड़ दो, उन सभी को जान से मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और हम देखते हैं एक बंदे को जिसका फेस बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ा होता है क्योंकि यूनो ने उसके पेट पर कसकर धर के एक पंच मार दिया होता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि यूनो को मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके अटैक यहाँ पर चुक चुका होता है। और यूनो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम अपने यंग एज में काफ़ी ताकतवर रहे होगे, काफ़ी ताकतवर स्पोर्ट्समैन रहे होगे, लेकिन अभी मेरे सामने तुम बिल्कुल भी एक फीके पानी की तरह हो। और हम देखते हुआ बंदा जो कि घबराया होता है, अपने दर्द से कर्रा रहा होता है, अपने मन में कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा व्यक्ति यहाँ मुरीम वर्ल्ड में कब से एग्जिस्ट करने लगा, हाउ, आखिर यह कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे हार जाऊं। और हम देखते हुआ धड़ाम से जाकर ज़मीन पर गिरता है और यूनो उसी के सामने खड़ा होता है, उसका ढेर लग चुका होता है। और यूनो उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मुरीम वर्ल्ड में यहाँ पर जितने लॉर्ड्स हैं, मतलब कि एक तरह से सभी किंग्स हैं, वो इसी के जितने ही ताकतवर होंगे या फिर इससे स्ट्रोंग होंगे। और फिर हम देखते हैं वह अपने मन में लालची मन को लाते हुए कहता है कि मुझे ईमानदारी से अब इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और जो मैंने मेहनत किया है उसका फल लेने का वक्त आ गया है, चलो इन्हें जाकर लूटें। और तभी हम देखते हैं यूनो तक आवाज़ आ रही होती है, नहीं। और हम देखते हैं ली जो कि बहुत ही घबराया होता है कहता है, नहीं आखिरकार ये सब कुछ क्या है। और हम देखते हैं सभी बंदों वहाँ पर ढेर पड़ी होती है, ये सभी मर चुके हैं, जिंदा है पता नहीं। और उन सभी का वहाँ पे लोगों को नीचे ज़मीन पर गिरे हुए देखकर ली काफ़ी सदमे में होता है। तभी योनो का आवाज़ आता है कि ओए मूर्ख पंक, आखिरकार तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, यहाँ पर इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रहे हो, मैंने बस उन्हें थोड़ा सा घायल करके बेहोश किया है, वे मारे नहीं गए हैं। और यूनो उसकी ओर देख रहा होता है, कहता है कि चलो अब इन चीज़ों को छोड़ दो और इसके बारे में चिंता मत करो। और वह दूसरी ओर देखते हुए कहता है कि निसंदेह एक बार जब वे जाग जाएंगे तो वह पुनः पहले जैसी स्थिति में रहेंगे, बस उन्हें काफ़ी समय तक कुछ दर्द सहना होगा। और ये सब कुछ देखकर ली कह रहा होता है, सचमुच में ये जिंदा है। और फिर वह शांत होते हुए कहता है कि उत्तम, मैंने हमेशा बिना किसी संदेह के बिग ब्रदर के अंतहीन दया पर विश्वास किया था कि आपके अंदर दया जिंदा है। और यूनो कहता है, क्या सच में ऐसा ही था। और फिर वह उससे कहता है कि एक अजीब मुंह बनाते हुए, मैंने स्पष्ट रूप से किसी को मुझे कोसते हुए आवाज़ सुनी थी, मतलब कि एक तरह से गाली देते हुए कि वही उन सभी को छोड़ दो कमीने डीमन। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर आवाज़ आती है आसमान को दिखाते हुए कि ये सब कुछ पर्याप्त है, चलो अब हमें चोरी करने का समय आ चुका है। और हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और यूनो यहाँ पर उन लोग अड्डे के उन्हीं के अड्डे में होता है। यूनो कह रहा होता है कि आपको कुछ मिला। और ली अजीब सा आसान शकल बनाकर कहता है कि क्या यहाँ पर इन लिटोरों के पास कुछ भी मौजूद है या नहीं, यहाँ पर सड़कों में रहने वाले भिखारियों के पास भी इन लोगों से ज़्यादा धन रहता है। और यूनो थक कर बैठते हुए कहता है, वे अपना सारा पैसा खाने पीने में खर्च कर देते हैं कमीने, उन लोगों ने एक अच्छे फर्नीचर और कपड़े भी नहीं रखे हैं जिन्हें हम ले सकें। और ली कहता है कि आगे की ओर खोज करने से हमारा समय ही बर्बाद होगा, तो चलिए इसे छोड़ देते हैं। तभी यूनो को सेंस होता कहता है, लेकिन मुझे लगता है जैसे वहाँ पर कुछ है। और वह उस चीज़ के खुशबू को लेकर काफ़ी हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं ली कहता है कि आखिरकार बिग ब्रदर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और वह एक जगह पर ध्यान से देख रहा होता है, हमें एक फर्श दिखाया जाता है जहाँ से गोल्डन कलर की कुछ खुशबू निकल रही होती है। और वो कहता है आखिरकार ये क्या है, यहाँ पर कुछ तो गलत है। और ली तक आवाज़ आती है कि मुझे लगता है इस पत्थर के फर्श के नीचे कुछ तो मौजूद है। ली कहता है, क्या पत्थर के फर्श के नीचे।
और यूनो तभी अपने तगड़े पंच के साथ उस टाइल्स को उखाड़ देता है, वहाँ पर उसे तोड़ देता है और उन्हें साइड में हटा देता है। और उन्हें साइड हटाने के बाद हमें दिखाया जाता है एक बॉक्स जिसके ऊपर तालिस्मान लगा होता है। और इसे देखकर ली कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई संदूक छुपा है। और यूनो कहता है कि नहीं, बस मुझे इसकी खुशबू और इसकी एनर्जी ने अट्रैक्ट किया। यह सुनकर कहता है ली कि आखिरकार इसकी एनर्जी तुम्हें कैसे महसूस हुई, जबकि इसके ऊपर तो एक तालिस्मान लगा हुआ है। इस ताबीज के साथ आपको इसकी एनर्जी सेंस नहीं होनी चाहिए थी। दोनों हंसते हुए कहता है कि वैसे भी इसका अब मतलब क्या है, यह अंदर में, इसके अंदर में अब कुछ कीमती चीज़ होनी चाहिए अगर मैंने इसे इतनी मेहनत से खोजा है तो। और यूनो उसे कहता है कि लेकिन आखिरकार यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक चीज़ है कि यह बॉक्स इतनी हल्की क्यों है, अगर इसमें कुछ स्पेशल है तो। और लिए अपने मन में सोच रहा होता है इसकी जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं, वह काफ़ी डिमोनिक टाइप की हैं, क्योंकि इसके ऊपर ताबीज़ लगने के बावजूद इसे इन चीज़ों के बारे में महसूस हो गया। और वो योनो की ओर घूर कर देखते हुए कह रहा होता है बिग ब्रदर, आखिरकार ये आपको महसूस कैसे हुआ। और यूनो उसकी बातों को इग्नोर कर कर उस बॉक्स की ओर खोलता है जिसके अंदर से काफ़ी गोल्डन कलर की खुशबू निकल रही होती है। और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक गोल्डन कलर की कोई पिल रखी होती है जहां आवाज़ आती है कि इसमें जीवन शक्ति भरी हुई है, वो भी बिल्कुल असाधारण रूप से। और फिर हम देखते हैं जो ली होता है वह काफ़ी खुश होता है इस चीज़ को महसूस करके, और वह कह रहा होता है यही इससे निकलने वाली ताजगी भरी एनर्जी मुझे ऐसा महसूस करा रही है कि मैंने इन पहाड़ों में चढ़कर जो थकान प्राप्त की थी वह थकान पल भर में गायब हो चुकी है। और वह उस पिल की ओर अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ। उस बॉक्स को दूसरी ओर कर देता है, कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और रात का सीन दिखाया जाता है और वहाँ आवाज़ आती है कि क्या आपको लगता है कि मैं इसे एक ही बार में निगल जाऊँगा, जो आप मुझे इसे देखने नहीं दे रहे होते हैं। और ये सारा बात ली कर रहा होता है और वे सभी जंगल में चलते जा रहे होते हैं। और ली कर रहा होता है यह दुर्भाग्यजनक है कि आप मेरे आंखों में इतनी सरलता चीज़ को नहीं देख सकते हैं, मैं उसकी सिर्फ जांच पड़ताल करना चाहता था। यूनो कहता है कि यह टोल शुल्क है जो कि उन्होंने हमारे जंग सिटी से वसूला था, इसलिए मैं उन्हें इस चीज़ को दोबारा ले रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह जंग सिटी की संपत्ति अर्थात मेरी संपत्ति है, इसलिए इसका रक्षा करना मेरा है, इसमें मैं किसी भी तरह का लापरवाही नहीं कर सकता हूँ। और वह ली से कहता है कि अभी अभी आपकी कलाई लगभग कट गई होती अगर आपने उसे टच किया होता तो। ली कहता है खैर जाने दें इन बातों को, लेकिन हमारा जो टोली था घोड़ा गाड़ी वाला वह तो काफ़ी आगे निकल चुका है, हम उन तक अब कैसे पहुंच पाएंगे। अगर यहाँ पर अगले शाम और सुबह की बात भी की जाए तो उतना समय तक भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार हम उन तक किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। इसके इतने परेशान होते हुए देखकर यूनो कहता है कि उन तक पहुंचने के लिए केवल मुझे आधे घंटे की ही आवश्यकता है, यह काफ़ी पर्याप्त होगा। यह सुनकर ली कहता है क्या आधा घंटा, क्या तुम मजाक कर रहे हो। और यूनो उसकी ओर सीरियसली देखते हुए कहता है कि यदि आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं इससे तेजी भी उन तक पहुंच सकता था, बेवजह आप यहाँ पर आए हैं। और हम देखते हैं जो ली होता है वह चिल्ला रहा होता है आखिरकार ये क्या कर रहे हो तुम। और हम देखते हैं उन्होंने उसे एक बच्चे की तरह टांग लिया होता है और कहता है कि आप बिल्कुल शांत रहें और एक अपने आप को लकड़ी का बोझा समझे जो किसी पर लटक रहा है, उस तरीके से अपने आप को फील करें और ज़्यादा हिले ना। और हम देखते हैं यूनो अपनी एनर्जी को अपने पैरों में लाता है और कस के बुम के साथ बहुत ही रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। और वह इतना रफ्तार होता है कि ली के फेस में है हवा से उसकी जो फेस होती है वह बिगड़ रही होती है और कहती उफ। और वह कह रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर आखिरकार तुम बिग ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, इस चट्टान की ओर क्यों जा रहे हो। और हम देखते हैं यूनो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं डायरेक्ट इस माउंटेन से उस माउंटेन की ओर जंप लगाने वाला हूँ। सुनकर आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, हम कोई आसान रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं। और हम देखते हैं कि किसी ने जंप लगा दी होती है और वो आसमान में हमें दो परछाइयाँ दिखाई जाती हैं और जो कि यूनो लीक होते हैं। और लीक और यूनो कह रहा होता है कि बादलों के बीच में रहना और ये सुंदर भरी तारों की रोशनी को देखना सचमुच में काफ़ी मज़ेदार है, यह काफ़ी बढ़िया दृश्य है। और हमें उसके बाद सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हुए अपने घोड़े गाड़ी पर पहुँच चुके होते हैं और दोनों ही उस घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठे हुए होते हैं। और जो इनका सैनिक का कमांडर होता है पियोडो, वह एक और देखते हुए हैरान होते हुए कहता है कि लॉर्ड
हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यूनो कहता है हाँ मुझे पता है, यह चीज़ दिख रही है। और वह ली को किक मारते हुए कहता है ओए झुकते हुए सूरज उग जाओ। और वह ली कहता है कि क्या, आखिरकार क्या हो रहा है। और यूनो कहता है कि अपने ध्यान खुद ही भविष्य में रखना, यहाँ सामने की ओर देखो। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और यह देखकर ली कहता है क्या सच में। और हमें उसके सामने एक माउंटेन को दिखाया जाता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, वह माउंटेन हमारे सामने है, आखिरकार हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और यूनो कहता है कि यह मुकुंद माउंटेन है। दूसरी तरफ ली काफ़ी खुश होता है और यूनो थोड़ा सा सैड फेस बनाते हुए अपने मन में कहता है मैं फिर यहाँ पर आ चुका हूँ, पता नहीं इसका कुछ संबंध है इस माउंटेन के साथ। और वह कहता कह रहा होता है डैम, ये सब कुछ बकवास है। और उनकी घोड़े गाड़ी आगे बढ़ रही होती है जहाँ ली चिल्लाकर कह रहा होता है आखिरकार मैं पहुंच गया, आखिरकार मैं मुकुंद माउंटेन पर पहुंच गया।